हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने जो है 8th क्लास के 10 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है, जो हमने आई गेस फरवरी में जो जर्नी शुरू की थी। अब जो हमारी जर्नी जो है अगले 7 से 8 वीडियोज में जो है खत्म होने वाली है, जो हमने क्लास 8th की मैथ को उठाया था। तो आज जो हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका जो अगला पार्ट होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसको इंशाल्लाह हम अगले 1-2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है वो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चीज क्या है। तो एग्जाम्पल हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो है काम करते आ रहे हैं। अगर मैं एक चाय का कप बनाता हूँ और मुझे जो है उसमें कितना दूध लगता है, 100 ml। 1 कप ऑफ टी अगर मैं बनाता हूं तो मुझे कितना दूध लगता है, 100 ml। ठीक है। तो अगर मैं 2 कप चाय बनाऊंगा तो मुझे दूध कितना लगेगा। अगर एक में 100 ml लग रहा है तो दूसरे में भी 100 लगेगा। तो 2 कप बनाने में मुझे कितना लगेगा, 200 ml। अच्छा, अगर मैं 3 कप चाय बनाता हूँ, 3 कप ऑफ टी, तो मुझे दूध कितना लगेगा। अगर एक में 100 ml लग रहा है, दो में 200 ml लग रहा है, तो तीन में मुझे जो है कितना ml लगेगा, 300 ml। देखिए, अगर यहाँ से मैं नंबर ऑफ कप्स जो है वो इंक्रीज करता हूँ तो मुझे जो है जो मिल्क है वो भी जो है वो ज्यादा लगेगा। अगर 1 कप है, 1 कप में कितना लगता है, 100 लग रहा है। अच्छा, 2 कप में कितना लग रहा है, 200 लग रहा है ml। अच्छा, 3 कप में मुझे कितना दूध लग रहा है, 300 ml। तो सिमिलरली अगर मुझे 10 कप चाय बनाने होंगे तो मुझे जो है कितना लीटर जो है वो, कितने ml जो है वो दूध लगेगा, 1000 ml लगेगा मुझे दूध। तो यहाँ पर अगर हम जो है नंबर ऑफ कप्स और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे, देखिए 1/100 हो गया पहले वाले केस में। तो दूसरे वाले केस में क्या है कि मेरे पास कितने कप है, 2 कप है, और दूध कितना लग रहा है मेरे को, 200। अच्छा, तीसरे वाले केस में मेरे पास 3 कप्स है और दूध मुझे कितना लग रहा है, दूध कितना लग रहा है मुझे, 300 ml। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये किसके बराबर है, 1/100 के बराबर। क्या इसको हम, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड यहाँ भी करूंगा, यहाँ भी डिवाइड करूंगा, तो क्या ये 1/100 के बराबर होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना। अगर यहाँ से मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड करूंगा, 1/2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 200 डिवाइड बाई 2 इज 100। तो सिमिलरली अगर यहाँ से इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 100 बराबर के, 1/100 के बराबर आएगा। तो अगर रेशो देखेंगे, यहाँ से रेशो किसके बराबर आ रहा है, 1/100। दूसरे वाले केस में अगर देखेंगे, जब मुझे 2 कप चाय बनाना है और दूध मुझे कितना लग रहा है, 200 ml, तो जो रेशो है तब भी किसके बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ कप्स और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बीच में जो रेशो है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/100 के बराबर है। ये और ये चीज बराबर है। अगर तीसरे वाले केस में देखेंगे, जब मेरे पास जो नंबर ऑफ कप्स है 3 है और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो 300 ml के बराबर है, तो रेशियो इनका किसके बराबर आ रहा है, ये जो है फिर से 1/100 के बराबर आ रहा है। अगर आपको दो चीजें हैं, दो चीजें के बीच में जो रेशो है वो अगर कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर भी यही चीज आ रहा है, यहाँ पर भी यही चीज आ रहा है, यहाँ पर भी यही चीज आ रहा है। तो अगर ये चीज, अगर उन दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक तो मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ कप्स, और दूसरा उसका रिलेशन किसके साथ में फाइंड आउट कर रहा था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बीच में। तो रेशियो जब मैं निकाल रहा हूं तो वो जो है हर एक केस में सेम आ रहा है, जो कि है 1/100, 1/100, 1/100। क्या इसको मैं 1 = k के बराबर लेट कर सकता हूँ, जहां पर जो k है, k का वैल्यू क्या आएगा, फिर से 1/100 के बराबर आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है जहां पर आपको दो चीजों का जब आप रेशियो निकालते हो, हर एक केस में जो है वो रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दो चीजें, जिन दो चीजों का आपने रेशियो फाइंड आउट किया, जैसे अभी मेरे पास क्या था, एक तो कप ऑफ टी, नंबर ऑफ कप्स, और दूसरा क्या था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो रेशियो हर एक केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कप्स और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट
रिलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल अगर दूसरा मैं देता हूं, रोजमर्रा की जिंदगी में आपने जो है वो एक्सपीरियंस करी होंगी ये चीजें। सपोज आप दुकान के पास जाते हो, ठीक है, किराने वाले दुकान के पास जा रहे हो और वहां से आप शुगर लाते हो, ठीक है, शुगर ला रहे हो। अगर आप 1 kg 1 kg ऑफ शुगर किसके बराबर आ रहा है, आपको 1 kg शुगर 50 RS50 में आ रहा है, ठीक है। अगर आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी, अब दुकान पे गए, वहां से आपने जो है 1 किलो जो है वो क्या लाया, खंड लाया, शुगर लाया, चीनी लाई आपने 1 किलो, और आपने वो 1 किलो जो है चीनी कितने की लाई, 50 रुपए की। तो अगर आप 1 किलो के बदले 2 किलो लाओगे तो कितने रुपए की आएंगे वो, तो वो 2 kg आप शुगर कितने का आएगा, अगर 1 kg 50 का आ रहा है तो दूसरा RS 100 के बराबर आएगा। समझ, अगर आप 3 kg वहां से क्या लाते हो, शुगर लाते हो, 3 kg ऑफ शुगर, तो ये किसके बराबर आएगा, 150 के बराबर आएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप 3 kg के बदले 5 kg शुगर लाते हो, 5 kg ऑफ शुगर, तो वो कितने का आएगा, 5 kg ऑफ शुगर, तो ये किसके बराबर आएगा, 250 के बराबर आएगा। ये आपने ये सब चीजें तो एक्सपीरियंस करें, वही जो है मैं आपको जो है रोजमर्रा की जिंदगी दे रहा हूँ, रोजमर्रा की सॉरी जिंदगी नहीं बल्कि मिसाल दे रहा हूँ, रोजमर्रा की मिसाल दे रहा हूँ। तो जहां पर अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या होता है। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर मैं 1 कप बनाता हूँ चाय, तो वहां पर मुझे दूध कितना लग रहा है, 100 ml। अगर मैं 2 कप बनाऊंगा तो 200 ml लगेगा। तो वहां पर जब मैंने रेशो निकाला नंबर ऑफ कप्स और क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बीच में, तो वो हर एक केस में सेम आ रहा है। तो वो चीजें जो क्या थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी। तो दूसरा केस ये है कि अगर मैं आप जो है या मैं एक दुकान पे जाते हैं और वहां से मैं क्या लेता हूँ, चीनी लेता हूँ, और 1 किलो चीनी जो है वो कितने की है, 50 रुपए की है। 2 किलो कितने की आएंगी, 100 के बराबर। तो 3 किलो कितने के बराबर आई, 150 के, 150। और जो 5 kg ऑफ शुगर है वो किसके बराबर आ रहा है, 250 के बराबर है। अगर मैं इसके केजी और आरएस के बीच में रेशो फाइंड आउट करता हूँ, तो 1 kg यहाँ पर अगर इसके 1 kg और आरएस के, मतलब केजी और आरएस के बीच में अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूंगा, तो वो किसके बराबर है, 1/50 के बराबर है। यहां से अगर मैं इसके केजी और आरएस के बीच में फिर से रेशो फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर 2 किसके बराबर है, 2/100। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/50 के बराबर आया है ना। 2 से इधर भी डिवाइड, यहाँ से भी डिवाइड, तो 2/2 इज 1, 100/2 इज 50। तो सिमिलर अगर मैं तीसरे केस में केजी और आरएस के बीच में रेशो फाइंड आउट करूंगा, तो किसके बराबर है, 3/150, जो किसके बराबर आएगा, फिर से 1/50 के बराबर, 3 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड। तो चौथे केस में क्या है कि 5 kg है और साथ में जो उसका जो मार्केट प्राइस, जो प्राइस है वो 150 के बराबर है, 250। तो 5 से जब मैं यहाँ डिवाइड भी करूंगा, यहाँ भी डिवाइड करूंगा, तो फिर से आएगा 1/50 के बराबर। तो रेशो जो है वो किसके बराबर है, पहले केस में रेशो 1/50 है। अच्छा, दूसरे केस में जो रेशो है वो भी 150 के बराबर है। तीसरे केस में जो रेशो है वो भी फिर से अगेन 1/50 के बराबर है। और जो फोर्थ केस में रेशो है वो फिर से किसके बराबर है, 1/50 के बराबर है। अगर आपको जो है हर एक केस में जो रेशो है वो सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर है केजी और आरएस के बीच में, ठीक है, वो सेम आ रहा है, हर एक केस में सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि वो दो चीजें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या बोलेंगे, जो केजी है, मतलब जो शुगर जितना आप ज्यादा लाओगे उतनी उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होगी। ओके, डायरेक्ट प्राइस जो प्रोपोर्शन है उसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा चीजें आप लाओगी उतनी ही उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, है नहीं। तो अगर आप सिमिलरली क्या करोगे, अगर आप 10 kg जो है वो आटा लाते, सॉरी चीनी लाते हो, तो वो कितने का आएगा, 500 का आएगा, है ना। तो अगर फिर से 10 kg है और डिवाइडेड बाय कितना है, 500, है ना। 10 kg कितने का आया, 500 का। तो अगर हम फिर से यहाँ पर इनका जो है 10 से डिवाइड करोगे, इधर भी इधर भी, ये आएगा 1/50 की
बराबर। तो फिर से जो है रेशियो इनका सेम आ रहा है। अगर रेशियो जो है हर एक केस में सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो दो चीजें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर हमें अब पता करना हो कि क्या दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर रेशियो हर एक केस में सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी कौन सी वाली है ये? इट इज 11.1। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, फॉलोइंग आता है कार पार्किंग। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग प्राइस near a railway station. Near a railway station। तो क्या है कि अगर आप 4 घंटे के लिए उसको गाड़ी को पार करते हो तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा? यू हैव टू पे 60 रुपीज। अगर आप 8 घंटे के लिए कार को पार्क करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 100 रुपीज। अगर आप 12 घंटे के लिए जो है कार को पार्क कर रहे हो, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 140। अगर आप 24 आवर के लिए कार पार्क कर रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1। पार्किंग आवर और पार्किंग चार्ज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? ये क्या है? पार्किंग टाइम है। ये क्या है? पार्किंग चार्जेस है। दिस इज पार्किंग टाइम और ये क्या है? पार्किंग चार्जेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ये टाइम और चार्जेस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हमने कैसे जो है वो पता करना है कि क्या दो चीजें, यहाँ पर दो चीजें क्या है, तो टाइम है और क्या है? चार्ज। तो हमें जो है टाइम और चार्ज के बीच में रेशो फाइंड आउट करना है। अगर हर एक केस में जो है रेशो सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे जो पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्ज के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वो। या फिर वो रिलेशन, या फिर बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पहले वाले केस में सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या है? 4 आवर और चार्ज। 4 आवर के लिए रेशो हम निकालेंगे तो आएगा 60 है। 4 आवर्स वगैरह हम मिटा देंगे। 4/60। जब रेशो हम निकालेंगे आवर और चार्जेस के बीच में तो वो किसके बराबर आ रहा है? 2/30 इज इक्वल टू 1/15। तो पहले के लिए जो रेशो है वो किसके बराबर है? 1/15 के बराबर है। सॉरी। तो दूसरे केस के लिए हमारे पास जो टाइम है वो 8 आवर्स है और जो चार्ज है वो 100 रुपीज है। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 4/50 या 2/25। तो दूसरे केस के लिए जो रेशो है वो किसके बराबर है? 2/25। क्या यही हम अगर अगर आप नीचे इसके लिए चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मतलब क्या है कि दो दो चीजें आपने यहाँ पर किया, दो चीजों के लिए आपने क्या किया? दो केसेस के लिए आपने रेशो फाइंड आउट किया। तो एक में जो है रेशो किसके बराबर आ रहा है? 1/15 के बराबर। दूसरे में आ रहा है 2/25 के बराबर। क्या यह रेशो सेम है? सेम है कि नहीं? सेम तो नहीं है। तो क्या जो टाइम और चार्जेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? और बोलोगे नहीं, दो केसेस ही हमने पढ़े, दो केसेस में ये जो है जो कंडीशन थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वो जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पार्किंग टाइम और जो पार्किंग चार्जेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो तीसरे केस के लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे, टाइम 12 आवर्स है और जो चार्जेस है वो 140 है, तो यह आएगा किसके बराबर? 6/70 या 3/35।
तो ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है, 3/35 इसके बराबर नहीं है। अगर फोर्थ केस के लिए आप फाइंड आउट करोगे 24/180, ये किसके बराबर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 90, तो ये किसके बराबर आएगा 6/45। तो फिर से होगा 3 से ये होगा, दिस इज 3 से अगर करेंगे तो 2/15, तो 2/15 इज नॉट इक्वल टू 2/15। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी दो केसेस अगर हम देख रहे हैं तो वो बराबर, उनका जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस के बीच में जो रिलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखूंगा नहीं, आप खाली वो अपनी बुक पर देख सकते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा कि क्या है। यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ अ रेड पिगमेंट, इधर से है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और इधर से है पार्ट ऑफ अ बेस। पार्ट ऑफ बेस, तो पिगमेंट एक कलर होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमें अगर एक पार्ट पिगमेंट के लिए हमें कितने पार्ट बेस के लिए लगते हैं 8। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है कि 4 के लिए कितने लगेंगे, अच्छा 7 के लिए कितने लगेंगे, उसके बाद 12 और 20, 12 और 20 के लिए ये जो है वो टेबल दिया गया है वहीं से। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ अ बेस। बोल रहा है कि जब हम एक पार्ट इस पिगमेंट का जोड़ते हैं किसके साथ, एक पार्ट ऑफ अ पिगमेंट लेते हैं 8 पार्ट ऑफ अ बेस, तो हम जो है इन द फॉलोइंग फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमें जो है फाइंड आउट करना है कि जो बेस है, बेस के पार्ट्स कितने लगेंगे। तो अगर एक के लिए जो है वो 1 पार्ट के लिए कितने बेस के पार्ट हमें लगते हैं 8 बेस पार्ट। 2 के लिए कितने लगेंगे, 2 पार्ट के लिए कितने लगेंगे, ऑब्वियसली एक के लिए 8 है, दूसरे 2 के लिए 16 बेस पार्ट। मतलब हमें जो है जो पिगमेंट है, अगर उसको हमने 1 से अगर मल्टीपल किया, देखिए अगर इसको हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो वो 8 आ रहा है, तो इस 2 को 2 पार्ट के लिए, 2 पिगमेंट पार्ट के लिए हमें कितने बेस पार्ट लग रहे हैं 16, मतलब 2 मल्टीपल बाई 8, 2 मल्टीपल बाई 8 दैट इज 16। अच्छा, 3 जो पिगमेंट पार्ट है हमें उसके लिए कितने बेस पार्ट्स लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 मल्टीपल बाई 18 दैट इज 24। तो 4 पार्ट अगर हमारे पास पिगमेंट है, 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए हमें जो है कितने पार्ट बेस लगेंगे, तो हमें जो है इसको मल्टीपल करना पड़ेगा किससे, 8 से। तो किसके बराबर आएगा 32। अच्छा, 7 के लिए 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के लिए हमें कितने लगेंगे, 7 8 है 56 पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ बेस। तो यहाँ पर आएगा 56, अतः तो 8 के लिए आएगा 12 8 है 96, 8 से हमें इसको मल्टीपल करना है, 8 दूने 16, 8 एकम 8 से 9। तो 8 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए हमें कितने पार्ट ऑफ बेस लगेंगे, आप बोलोगे सर 96। तो 20 के लिए हमें जो है लगेंगे 160, 20 को हमने 8 से मल्टीपल करना है, तो वो किसके बराबर आएगा 160 के बराबर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड पार्ट हमें ये पूछ रहा है, अगर इन ए क्वेश्चन 2 अबव, जो यही पे क्वेश्चन में लिख कर यही लिख रहा हूं, बोल रहा है कि इफ 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट, ये एक पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट, जो 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट 1 रेड पिगमेंट के लिए
हमें जो है कितना पानी लग रहा है, रिक्वायर्ड नहीं, पानी नहीं बल्कि बेस हमें जो है यहाँ पर पार्ट्स में दिया गया था, अब हमें जो है वो मिलीलीटर में दिया गया है। 1 रेड पिगमेंट के लिए हमें 75 ml बेस लगता है। ठीक है, 1 रेड पिगमेंट के लिए हमें कितना ml बेस लगती है, 75। अच्छा, हमें बोलता है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद, कहता है कि हमें जो है यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर कितने रेड पिगमेंट्स आएंगे अगर हमें जो है उन रेड पिगमेंट्स को कितने ml बेस के साथ मिक्स करना है। दिस इज 18000 ml बेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें जो है एक रेड पिगमेंट को कितने ml बेस लगती है मिक्स करने के लिए, 75। हमें पूछ रहा है कि आप बताइए कि हमें कितने रेड पिगमेंट्स पार्ट लगेंगे अगर हमें 1800 ml 1800 ml बेस लगती है मिक्स करने के लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने रेड पिगमेंट्स पार्ट लगेंगे। सॉल्यूशन इसका आएगा कि देखिए 1 पार्ट के लिए हमें लगता है 1 part of red pigment require 75 ml। लेट जो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पार्ट्स है, लेट x be part of a red pigment that must be that let x be part of a red pigment that can be mixed with 1800 ml। तो क्या करना है, जो x आएगा, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 75 इज 1 पार्ट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x डिवाइडेड बाई 1800। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए अभी हमने जो एग्जांपल की थी, हमें बोला था अगर दो चीजें जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमें जो है डिफरेंट केसेस के लिए उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। तो ही है पहला केस ये है कि एक पार्ट के लिए हमें कितना ml बेस लगता है, 75। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पार्ट्स के लिए कितने पार्ट्स हमें लगेंगे रेड पिगमेंट्स के अगर हमें जो है मिक्स करना होगा, कितना ml बेस, 1800 ml बेस। तो इन दोनों का रेशियो, केस एक तो पहला पार्ट हमें पता है नहीं, केस जो है वो दो है, केस दो है। एक केस ये है कि एक पार्ट है, दूसरा केस ये है कि हमें पार्ट्स पता है नहीं लेकिन हमें पता है कि जो जो ml है बेस जो है वो कितना लगना है। तो दूसरी चीज हमें ये पता है कि उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। तो यहाँ से क्या ये किसके बराबर आएगा, इसको हम यहाँ मल्टीपल करेंगे, 18000 इज इक्वल टू 75x, या फिर इस x को 75x, तो x किसके बराबर आएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 75। तो x को जो x यहाँ पर है वो क्या है, रेड पिगमेंट्स पार्ट, वो हमें 1800 डिवाइडेड बाई 75, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 24। तो जो हमें जो है कितने पार्ट्स लगेंगे, यहाँ पर आएगा 24 रेड पिगमेंट्स पार्ट। अगर एक रेड पिगमेंट से हमें जो है, अगर एक रेड पिगमेंट पार्ट को हमें मिक्स करने के लिए कितना ml बेस लगता है, 75, तो हमें जो है 24 रेड पिगमेंट्स पार्ट लगेंगे मिक्स करने के लिए। उसके लिए अगर हमें मिक्स करना होगा 24 रेड पिगमेंट पार्ट को, तो हमें कितना ml बेस लगेगा, 1800 ml बेस लगेगा। तो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है वो यहीं तक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। मुझे लग रहा है जो वीडियो है ज्यादा लंबा हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, दैट इज 11.1 है, उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।